नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन हम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स और ये बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड कंपनी है और रिटेलर्स की बहुत फेवरेट कंपनी है। ये काफ़ी पुरानी आप लोगों की फरमाइश थी इस बारे में, तो हम आज इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको आराम से इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल एज शेयर होल्डर समझ में आ जाएगा। आपको किसी भी तकनीकी ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि एक कंप्यूटर क्या होता है, एक लैपटॉप क्या होता है और मोबाइल आप सभी लोग चलाते ही हैं और जहाँ पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं E2E नेटवर्क्स का बिज़नेस मॉडल का अध्ययन। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी की स्थापना जो हुई 2009 में इस कंपनी की स्थापना हुई। 2018 में इस कंपनी का IPO आया और ये NSE एमर्ज यानी कि NSE के जो SME प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये लिस्ट हुई और इसके बाद 2022 में ये मेन बोर्ड में आ गई। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऐसी कंपनियां जो SME एमर्ज में हैं या BSE SME प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ पर कंपनीज़ जो हैं मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर भी आती हैं। ये नहीं है कि सदा के लिए वो NSE SME या BSE SME प्लेटफॉर्म पर ही लिस्ट रहेंगी। दूसरी चीज़ ये कि 2023 में स्पेशली जब कोविड के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का चलन विश्व में बढ़ा, तब से इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में एक और परिवर्तन किया तकनीकी रूप से और इन्होंने कुछ अपनी सर्विसेज जोड़ी। अब वो क्या सर्विसेज हैं, ये क्या एग्जैक्टली करते हैं, ये मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। अब देखिए, एक पहले ये समझें कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है ये एक लीडिंग प्लेयर है, यानी काफ़ी बड़ा प्लेयर है। किस क्षेत्र में? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जब भी हम किसी चीज़ को एज ए सर्विस बोल देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को किराए पर चला रहे हो। तो जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो सॉफ्टवेयर बनाया आपने लेकिन उसको आप किराए पर चला रहे हो, आप उसको बेच नहीं रहे हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एक उदाहरण अपन ले लेते हैं। देखिए, आपके आसपास जो स्टूडेंट्स जो हैं, आपने देखा होगा जगह जगह एक कंसेप्ट शुरू हो गया, छोटे शहरों में बड़े शहरों में, लाइब्रेरी का। अब पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं है, लेकिन स्पेशली छोटे शहरों में क्या होता है कि एक फैसिलिटी, लाइब्रेरी का मतलब वो लाइब्रेरी नहीं जो स्कूल और कॉलेजेस में होती है। ये कॉमन लैंग्वेज में उस जगह को कहने लग गए जहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स जिनके घर पर पढ़ने का माहौल नहीं होता या जगह नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर स्पेस में आकर वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। अब वो एक रीडिंग रूम टाइप जगह होती है, एक हॉल है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने एक हॉल बनाया, उस हॉल में आपने टेबल और चेयर्स लगा दी और पानी पीने का इंतज़ाम कर दिया, पंखा लगा दिया, AC लगा दिया और बुक्स वगैरह रखने की, बैग वगैरह रखने की आपको फैसिलिटी दे दी और वाईफाई लगा दिया ताकि आप बच्चे लैपटॉप से पढ़ सकें। और वहाँ पे डिफरेंट जो भी बच्चा आना चाहे वो आके पर आवर या पर डे का किराया दे के उस जगह पे अपनी सीट रिजर्व करवा सकता है और वहाँ बैठ के पढ़ सकता है। तो ये जो कमरा क्रिएट किया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस कमरे पर में जो फैसिलिटी है वो हम सर्विस की तरह दे रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहते हैं। अब देखिए, ये इस चीज़ का ये जब उदाहरण आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये E2E नेटवर्क्स क्या करता है ये आपको पता लग जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रोवाइड करते हैं, ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज क्या हुई, तो देखिए, आप सभी लोग जो है ना, आप गूगल ड्राइव से परिचित होंगे।
ये क्लाउड का सबसे आसान उदाहरण है। अब कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने एक फ़ाइल है, आपने एक फ़ाइल अपने घर पर अपलोड कर दी और आप अपने ऑफिस आ गए। अब आपके पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन आपने ऑफिस का लैपटॉप खोला, जो ऑफिस में आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है ना, वो वहाँ खोला, इंटरनेट से कनेक्ट किया, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला और आपने वो फाइल गूगल ड्राइव से एक्सेस कर ली जो आप घर पर अपलोड करके आए थे, लेकिन आपके सिस्टम पे नहीं है वो, मतलब आपके लैपटॉप आप घर ही छोड़ के आए हैं। तो वो फाइल कहाँ स्टोर्ड है? वो बेसिकली गूगल के सर्वर में स्टोर्ड है और उस सर्वर्स को आप एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। तो ये जो सर्वर जो है ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी का सर्वर, इस सर्वर को जहाँ से भी अब आप डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जगह जगह से जहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजी है, इसको क्लाउड सर्विस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लाउड बोलते हैं। अब जो क्लाउड में क्या क्या हो सकता है? क्लाउड में देखिए, एक चीज़ ये हो सकती है कि आपने फाइल अपलोड की और फाइल आपने डाउनलोड की। एक ये हो सकता है क्लाउड में कोई सॉफ्टवेयर हो और उस सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हो और काम करके वो आप उसका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाए। अब इसका उदाहरण क्या? तो गूगल में आपने देखा होगा, गूगल डॉक्स होता है और गूगल स्प्रेडशीट होता है, वो एक्सेल की तरह होता है। तो MS एक्सेल तो क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो आपको ख़रीदना पड़ता है। लेकिन गूगल जो ड्राइव है उसमें जो, या गूगल जो स्प्रेडशीट है वो फ्री होती है। घर पे आपने काम किया, उस पर कुछ किसी ने, आपने कोई काम किया, उसका डेटा आपने सेव किया, सेव करने के बाद आप ऑफिस आए और उसी डेटा को वो वापस आपने एक्सेस करके, जहाँ से आप छोड़ के घर पर जो काम छोड़ के गए थे ना, वैसा का वैसा आप अपने ऑफिस में जाके वापस शुरू कर सकते हो। तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर लोडेड है ना ऑलरेडी। तो स्टोरेज भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि फाइल आप अपलोड करके चले गए, और साथ में प्रोसेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो तरीका है, इसी तरीके से ये इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, किन्होंने E2E नेटवर्क्स वालों ने एक प्लेटफॉर्म या एक क्लाउड सर्विस क्रिएट कर रखी है। उस क्लाउड सर्विसेज के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो इनके क्लाउड के सर्विसेज लेना चाहे वो अवेल कर सकता है। अब इस क्लाउड में क्या खास बात है? देखिए, क्लाउड कई तरीके हो सकते हैं और कई तरीके की सर्विसेज दे सकते हैं। तो एक दो तो सर्विसेज मैंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, और दूसरा ये है कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर, और जो इनका स्पेशलाइजेशन जो मैं 2023 से इन्होंने जो शुरू किया वो ये है कि वहाँ पर इन्होंने AI ML या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे GPU लगा रखे हैं। उन GPUs को आप एक्सेस करके अपना काम कर सकते हैं। अब ये AI ML क्या मुसीबत हुई और ये GPU क्या मुसीबत हुआ, आराम से समझते हैं। तो देखिए, क्या है कि मशीन लर्निंग क्या है कि जैसे अपन बच्चे को कोई समझाते हैं ना, तो बच्चे को कैसे समझाते हैं? कोई चीज़, बहुत ही छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी पैदा हुआ है, और उसको अपन चित्र दिखाते हैं। तो चित्र दिखाने के बाद उसको ये बताते हैं, भाई ये वाली चीज़ जो है ना, ये डॉग है। अब वो डॉग शुरू में तो ना डॉग समझेगा ना कैट समझेगा। फिर वो धीरे धीरे जब आपको डॉग के उसके चित्र दिखाते जाएंगे आपको, तो और कैट के चित्र दिखाते जाएंगे, तब उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा तो डॉग होता है और ऐसी कैट होती है। तो वो डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा। तो अगर मैं कंप्यूटर को डेटा की सहायता से बार बार ये बताऊं, भाई ऐसी चीज़ तेरे सामने आए ना जिसके नयन नक्श या जिसके पैरामीटर या जिस चीज़ के की शक्ल सूरत इस तरह की हो या वो डेटा इस तरीके का हो, तो तुम ये समझ लेना कि ये वो चीज़ है। यानी कि अगर कुत्ते जैसी शक्ल हो तो उसको कुत्ता मान लेना। ठीक है, कुत्ते की शक्ल का डिस्क्रिप्शन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बात ये है कि ये जो चीज़ है इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। अब होता क्या है इस मशीन लर्निंग से? मशीन लर्निंग से क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा है ना, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो उसी उदाहरण को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब वो जो छोटा बच्चा है ना, जब आपने उसे कैट और डॉग सिखा दिया ना, थोड़े टाइम बाद वो उससे भी आगे एडवांस वो खुद जो है ना समझने लग जाएगा कि यार ये वाली जो शक्ल है ना, ये कैट से भी नहीं मिल रही है, ये तो डॉग से भी नहीं मिल रही है, ये कुछ और है।
और फिर वो और के लिए ढूंढेगा कुछ। तो ऐसे ही बार बार कंप्यूटर को अगर आप सिखा सकते हो मशीन लर्निंग के थ्रू, पैटर्न दिखा दिखा के, उसको ये कहते हैं, तो उसमें एक आप ये समझ लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें ये समझ आ जाती है कि ऐसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर शक्ल सूरत वाली चीज़ का नाम क्या है, वो आइडेंटिफाई करने लग जाता है। तो उसको कृत्रिम बुद्धि बोल देते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आउटकम है, परिणाम है, और जो मशीन लर्निंग है ना वो एक प्रोसेस है, ठीक है, तो जिसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट होती है। अब बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ क्या है। तो कई यूजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे जोमेटो है, अब जोमेटो जो है वो उसको ये पता करना है कि भाई आप जो है ना बहुत दिन से ऑर्डर नहीं कर रहे। अब ये जानने की कोशिश वो करेगा कि भाई आप बहुत दिन से ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो ये ढूंढेगा कि आपको किस रेस्टोरेंट का किस समय कौन सा खाना किस रेट में पसंद आया, और फिर वो आपको उसी तरीके के सिमिलर जो मेन्यू वाली और उसी टाइम पर उस मेन्यू वाले उस रेट में आपको कुछ ऑफर्स देगा, ताकि आप उसके मतलब उससे अट्रैक्ट होके, उसके ऑफर से अट्रैक्ट होके माल खरीदो। तो बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन है। अब ऐसे बैंक्स वाले करते हैं, जैसे बैंक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भाई ऐसा ऐसा कि कहीं हो रहा है तो यहाँ फ्रॉड होने की संभावना है। ऐसे 10 इंस्टेंसेस जब आप कंप्यूटर को बता दोगे तो 11वें इंस्टेंस में वो हिंट दे देगा आपको कि यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ इस ट्रांजैक्शन में भी ऐसा ही हो रहा है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। फिर जैसे डिफेंस में इसका बड़ा उपयोग है। डिफेंस में क्या है कि आप आजकल ड्रोन और मिसाइल और ये सब होने लग गए, तो सैटेलाइट से जो इमेजेस आती हैं उनको फिजिकली पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे जो सैटेलाइट के साथ इमेजेस हैं वो आप रियल टाइम में, मतलब लगातार जैसे इमेजेस आ रही हैं वैसे वैसे स्कैन करके वो आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर वो थकता तो है नहीं, तो वो लगातार आपको बताता रहेगा कि कहीं आपको कोई खतरा तो नहीं है, मतलब कोई ड्रोन तो नहीं आ रहा है, ताकि आप वो डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर सके। इसी तरह रिसर्च में जैसे वेदर प्रेडिक्शन के लिए बहुत काम आता है, दवाई का आइडेंटिफिकेशन करने, कोई दवाई का एंटीडोट, को किसी बीमारी का एंटीडोट पता करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा डेटा काम आता है, उसको प्रोसेस करके फिर एक रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो वो जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो साधारण कंप्यूटर्स होते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल वाली चीज़ होती है। और जो ये सामान्य व्यक्ति या किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए भी ये सब डेटा से इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल है। तो अब बात करते हैं कि E2E नेटवर्क्स ने किस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपने यहाँ क्रिएट कर रखा है। इन्होंने बहुत सारे CPU, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे GPUs का कलेक्शन कर रखा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए CPU जो होता है ना वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, लेकिन जब उस चीज़ को ऐसे CPU, आप सरल भाषा में समझ लें, ऐसे CPU जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एक्सपेरिमेंट्स में या एप्लीकेशंस में काम आते हैं, उनको GPU बोलते हैं। तो CPU और GPU में इतना से अंतर आप समझ लीजिए कि CPU जो होता है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर की चिप है, और जो GPU है वो हाई एंड प्रोसेसिंग के लिए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, ठीक है। अब ये GPU जो है इन्होंने क्या कर रहा है, क्लाउड पे वो ये सारी GPU, CPU, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और विंडोज़, लिनक्स, इस तरह के सारे जो प्रोग्राम्स जो है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रख रखे हैं। अब आप क्या करते हो, अब आपको वही लाइब्रेरी वाला एग्जांपल लीजिए। अब आपको शेयर्ड सर्विसेज चाहिए, यानी कि आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ AC मिल जाए, जहाँ आप टेबल चेयर बैठने को मिल जाए, एक माहौल मिल जाए, ठीक है, और पीने का पानी मिल जाए। क्योंकि जब आप घर पे रहते हो तो घर पे क्या है कि पढ़ने का जगह ही नहीं है, तो या तो आप अलग कमरा ले लो खुद का, वो कॉस्टली पड़ता है, या शेयर्ड सर्विसेज ले लो। तो ऐसे ही क्या होता है कि मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम बना रहा हूँ, या मेरा कोई डेटा की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं उतना बड़ा सर्वर लूँ और उतना हाई एंड कंप्यूटर लूँ,
या मैं क्या करूं, अपने यहाँ से अपना काम नॉर्मल कंप्यूटर पे टाइप करूं, मतलब कोडिंग करूं या जो एप्लीकेशन है वो मैं करूं, और उसको मैं लोड कर दूं कहाँ पर, इंटरनेट की सहायता से, कहाँ पर, इनके क्लाउड पर। जब मैं इनके क्लाउड पर अपना काम को अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से प्रोसेसिंग हो जाएगी और प्रोसेसिंग करके वो रिजल्ट मुझे दे देगा। अब ये इसी तरह की चीज़ है जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप क्या करते हैं, डेटा जब आप टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद वो डेटा आप वो कहीं दूसरे जगह, जैसे नौकरी के लिए कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साइट पे, किसी कंपनी के साइट पे जाके स्टोर होता है। और फिर जब एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो एक आपको पीडीएफ टाइप का कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो प्रोसेस करके निकाल देता है। तो आपने तो डेटा पंच किया, आपने वो पूरी एप्लीकेशन नहीं टाइप की है, लेकिन वो उसने एक आपको आउटपुट निकाल के दी थी। ऐसे ही जो कंपनीज़ हैं या रिसर्च वाले हैं या स्टूडेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जब अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली और भी काम करते हैं ये, तो स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के की जो हाई एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अपने यहाँ प्रिपेयर करके उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए इनके क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं और वहाँ से रिजल्ट आ जाता है। तो आप एक नॉर्मल साधारण कंप्यूटर से आप आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन रन कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, और आपको भारी, क्योंकि सर्वर वहाँ है, जीपीयू वहाँ है, प्रोसेसिंग वहाँ हो रही है, आपको रिजल्ट जो है ना वो आपके लैपटॉप पे दिखाई देगा। तो ये, इसके अलावा ये जो नॉर्मल क्लाउड की सर्विसेज हैं वो तो देते ही देते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि अब मैं जाऊंगा, मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं इनकी सर्विसेज कैसे ले सकता हूँ, कुछ नहीं करना, इनकी साइट पे जाइए, आप साइट पे अपना लॉगिन पासवर्ड डालिए, फिर एक प्लान सेलेक्ट कीजिए, आप कैसी एप्लीकेशन चाहते हैं, मतलब आप किस तरह का सीपीयू चाहते हैं, किस तरह का, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप खाली स्टोरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसकी पर्टिकुलर रेट है। अब ये देखिए बड़ी मज़ेदार बात है कि 30 रुपये घंटे से लेके जो साइबर कैफ़े में हुआ करता था ना, कभी जब इंटरनेट आया था 30 रुपये घंटा, 60 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा, तो उस तरह से इन्होंने घंटे के टाइम फिक्स कर रखे हैं। तो क्या होता है कि जो भी आदमी आता है, यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाला, अपना प्लान सेलेक्ट करो, आप कौन से सीपीयू चाहिए, कौन से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कितनी देर, कितने आपको मेमोरी चाहिए, किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, और उस हिसाब से इनके प्लान है। वो प्लान आप पे करो, पे करके आप उसमें अपना काम करो, काम करने के बाद उससे प्रोसेसिंग की जो आउटपुट आ जाए, आप अपना रिजल्ट हो गया। इनका जो है सर्वर का किराया मिल गया इनको, या जो सिस्टम इनका चल रहा है उसका किराया मिल गया, और आपका जो है ना वो शेयर्ड सर्विसेज से काम हो गया। तो ये बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल है। तो मैं समझता हूँ आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात ये है कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन से, तो इंडिया मार्ट, जोमेटो, एल&टी, नाइका, IIT मद्रास, IIIT बेंगलोर, ISB, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। 15,000 से ज़्यादा इनके क्लाइंट्स हैं, और 3 इनके डेटा सेंटर हैं, दिल्ली में है, चेन्नई में है, और इस तरह से इन्होंने अपने आप को पोजीशन कर रखा है कि हम जो है ना सस्ते में एक देसी यानी कि भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म हम आपको देंगे। और वाकई ये बहुत सस्ता है, 30 रुपये से लेके 1200-1300 रुपये घंटे तक के इनके प्लान्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी सस्ते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो देखिए वही वाली बात, एक तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है, मतलब इंडियन एप्लीकेशन है, ये खुद ने राइट फ्रॉम द स्क्रैच इन्होंने डेवलप किया है। ये बात सही है कि जो CPU वगैरह या GPU है वो तो ऑफ कोर्स बाहर के ही हैं, NVIDIA के इनके पास GPUs हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, और दूसरी बात ये सस्ते बहुत हैं। अब इनकी वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस तो ये देखिए, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में है, और लगातार इनको अपने सर्वर्स को, अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना होगा। तीसरी चीज़ ये टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी वाली बिजनेस में है, तो टेक्नोलॉजी का जो आउटडेट, जो ऑब्सोलिसेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी कब आ जाए, कब कौन सी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, और आउटडेटेड होगी टेक्नोलॉजी, तो ये एक
प्रॉब्लम है। फिर क्या है, जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे गूगल है, अमेजन है, एनवीडिया है, ये खुद के जो है ना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे इनका काफ़ी कंपटीशन है। अब बात करते हैं कि इनकी जो खास बात है इस कंपनी में, वो ये है कि इसमें लगभग 18.99% स्टेक जो है वो लार्सन एंड टूब्रो LNT का है, और ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेक है। स्ट्रेटेजिक स्टेक का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है ना, वो इसके थ्रू अपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहती है। ऑलरेडी LNT के पास उसकी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, और इस कंपनी के सहायता से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। अब फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 5200 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE जो है वो 5.7% है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये पे 5 रुपये का कर्जा है, P बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, वो 109, और ये तब है जब इस शेयर का भाव काफ़ी नीचे आ चुका है। प्रमोटर की प्लेज्ड होल्डिंग 56.2% है। 3 साल की सेल की बात करूं, सेल अच्छी है 47%, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है 95%, प्रमोटर की होल्डिंग 43.6% है, FII की होल्डिंग 3.82% है, DII की 3.8% है, और पब्लिक के पास 48.65% है। हाइप में शेयर को खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये एक्सपेंडिंग बिजनेस में, एक्सपेंडिंग सेक्टर में है, और आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड करेगा, वही वर्ल्ड की बड़ी ताकत बनेगा। और भारत में मैं बता दूं कि भारत में विश्व का 20% डेटा है, लेकिन केवल 3% डेटा सेंटर की कैपेसिटी है, यानी कि डेटा सेंटर और उस डेटा की प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम भारत में बहुत होने वाला है। लेकिन फिर भी ये 109 का जो PE है, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जो भी आप एक्शन लें, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। मेरे इस शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।